नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, ये जो सत्र है आज का, और मेरी पूरी कोशिश है कि कल भी एक सत्र हो, ये सत्र एमपी टेट वर्ग 2 के विद्यार्थियों के लिए साहित्य समाधान की ओर से उपहार है। मेरा आशीर्वाद है कि आपकी 20 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपको पूरी सफलता मिले। इन दो सत्रों में दोस्तों जितनी भी रचनाएं हैं, अधिकतम रचनाओं को के प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है मैंने। एक एक दो प्रश्न हर रचना से लिए हैं, लेकिन एक सत्र में ये कर पाना संभव नहीं था, इसीलिए 2 सत्र किए जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूं कि ये दोनों सत्र आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होंगे। तो चलिए, समय नष्ट नहीं करते, व्यर्थ नहीं गवाते, क्योंकि समय अनमोल है, बहुत कीमती है। और आज का सत्र यानी दोहरान सत्र 1 की शुरुआत आज करते हैं। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, कैदी और कोकिला कविता में प्राणों का आसव से कवि का क्या अभिप्राय है। आप सभी जानते हैं कि कैदी और को देखिए दोस्तों, इन प्रश्नों के दौरान में जो भी तथ्य बोलूं उन्हें आप नोट कर लेंगे, क्योंकि वे सभी तथ्य होंगे, क्योंकि इतने सारे प्रश्न लेना संभव नहीं था जो कि कवि के विषय में आपको पता होने ही चाहिए। तो ये जो प्रश्न है, यह कैदी और कोकिला कविता किसकी लिखी हुई है? माखनलाल चतुर्वेदी की लिखी हुई है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कैदी और कोकिला कविता की। कैदी और कोकिला कविता माखनलाल चतुर्वेदी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कारावास में रह करके लिखी थी, यानी कैद में लिखी थी। कैद में, जबकि वे ब्रिटिश शासन के अत्याचारों की पीड़ा झेल रहे थे, कष्ट झेल रहे थे। काल कोठरी जैसी उनकी कोठरी थी जिसमें उनको रखा जाता था और उनसे भरपूर शारीरिक श्रम भी कराया जाता था। उन सारी पीड़ाओं को झेलते हुए एक दिन जब कवि को कोयल का मधुर स्वर सुनाई देता है, तो उन्हें लगता है कि मानो कोयल उन्हें कोई महत्वपूर्ण संदेश दे रही है, और उसी संदेश को समझने के लिए कवि कोयल से बात करते हैं, तरह तरह के प्रश्न करते हैं। उसी दौरान ये आता है कि बोलो कोकिल बोलो, तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। तो इस पंक्ति में ये प्राणों का आसव शब्द है। अब प्राणों के आसव से क्या अभिप्राय है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। ए सांसें, बी इच्छा शक्ति, सी प्राण शक्ति और डी देशभक्ति। तो सी विकल्प दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्राण शक्ति का मतलब है जीवनी शक्ति, यानी कि आत्मबल, यानी ऊर्जा। तो दोस्तों यहां आपको ध्यान रखना है, जब कवि कहते हैं कि कोकिल बोलो, तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। मोहन कौन है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी के लिए यह शब्द प्रयोग में लाया गया है, क्योंकि उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, और उन्होंने देश को आजाद कराने का जो संकल्प लिया था उससे संबंधित यहां पर बात कर रहे हैं कोकिल से, कि मोहन ने यानी गांधी जी ने संकल्प तो ले लिया है देश को आजाद कराने का, लेकिन अब तुम बताओ, मैं तो कैद में हूं, मेरे पास आत्मबल भरपूर है, ऊर्जा भरपूर है, लेकिन मैं कैसे नवयुवकों में इस ऊर्जा का संचार करूं, क्योंकि मैं कैद में हूं। तो यहां पर प्राण शक्ति शब्द का अर्थ है आत्मबल, ऊर्जा। प्राणों का आसव का अर्थ है प्राण शक्ति, आत्मबल और ऊर्जा। आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना कौन सी है? विकल्प हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा और मरण ज्वार। तो दोस्तों हिम तरंगिणी वो कृति है जिस पर माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया जाता है, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। एक और तथ्य दोस्तों आपको जानना चाहिए कि 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई, यानी स्थापना हुई, और 1955 में हिम तरंगिणी नामक कृति पर माखनलाल चतुर्वेदी को पहला हिंदी का साहित्य अकादमी, ध्यान रखेंगे, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी का माखनलाल चतुर्वेदी को मिला। वैसे शंकर कुरुप नाम के किसी अन्य भाषा के कवि थे, उन्हें पहला साहित्य अकादमी समस्त भारतीय भाषाओं में उन्हें मिला था, लेकिन 1955 में पहला हिंदी का साहित्य अकादमी किसे मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को, यह ध्यान रखना है। और 1943 में जब देव पुरस्कार की स्थापना हुई, तब 1943 में हिम किरीटिनी पर माखनलाल चतुर्वेदी को देव पुरस्कार मिला, और उन्हें पद्म भूषण से भी
सम्मानित किया गया। यानी ये 3 पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें माखनलाल चतुर्वेदी के विषय में ध्यान रखने चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ? आंसर हुआ बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। तिरते जल में सुरखाब, यहां सुरखाब का क्या अर्थ बताया गया? दोस्तों यह प्रश्न सुमित्रानंदन पंत की कविता ग्रामश्री से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहकर संबोधित किया जाता है और ये पंक्तियां ग्रामश्री कविता की हैं। ग्रामश्री क्या है? श्री का मतलब होता है सौंदर्य, ग्राम का मतलब है गांव, यानी ग्रामश्री कविता गांव के सौंदर्य का वर्णन, बहुत ही खूबसूरत वर्णन प्रस्तुत करती है। उसी में एक पंक्ति आती है, तिरते जल में सुरखाब, पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। और ये वर्णन है गंगा तट का। गंगा तट का के सौंदर्य का वर्णन है। वो कह रहे हैं कि गंगा का जो किनारा है वो बहुत ही सुंदर लगता है और उसके जल में सुरखाब तैरते हैं और पुलिन यानी किनारे पर मगरौठी यानी जल मुर्गी सोई रहती है। तो अब ऑप्शन है, प्रश्न पूछा गया कि सुरखाब का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन है चक्रवाक पक्षी, बगुला, तोता या जल मुर्गी। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर है ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, पंक्ति की विशेषता नहीं है। यानी ये जो पंक्ति है ये भी ग्रामश्री कविता की है, सुमित्रानंदन पंत की। इस पंक्ति में ये कहा गया है हसमुख हरियाली, यानी गांव में जो खेतों में हरियाली है वो हंसती हुई लग रही है, यानी ताजगीपूर्ण लग रही है। हिम आतप, और हिम यानी ओस भी, जमी हुई ओस भी गिर रही है, आतप यानी धूप भी है, और उन सब को सहते हुए जो हरियाली है वो सुख से अलसाकर सो रही है, नींद आ रही है, ऐसा लगता है। अब इन पंक्तियों में क्या विशेषता नहीं है? पहली विकल्प है पहला चित्रात्मकता, दूसरा है मानवीय गुणों का आरोप, तीसरा है अलंकारिकता और चौथा है वन सौंदर्य का चित्रण। तो यहां प्रश्न पूछा गया है कि इन पंक्तियों में कौन सी विशेषता नहीं है। तो दोस्तों वन सौंदर्य का चित्रण यहां नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि ग्रामश्री कविता में गांव के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो आंसर इसका हुआ डी। अब बात आती है इन विशेषताओं की। तो देखिए दोस्तों, ग्रामश्री एक ऐसी कविता है जिसमें चित्रात्मकता है। चित्रात्मकता क्या होती है? जब कविता को पढ़ते ही जो वर्णन कर रहा है कवि, उसका पूरा चित्र पाठक की आंखों के सामने आ जाए, उस गुण को कहते हैं चित्रात्मकता। तो यहां पर चित्रात्मकता है। जब कवि कहते हैं तिरते जल में सुरखाब, पुलिन पर मगरौठी रहती सोई, तो गंगा के पानी में तैरते हुए सुरखाब और किनारे पर सोई हुई जल मुर्गी का दृश्य हमारी आंखों के सामने आ जाता है। जब वो कहते हैं मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, उस पर नीलम नभ आच्छादन, तो पूरा जगमगाता हुआ गांव का दृश्य हमारी आंखों के सामने आ जाता है। यानी ग्रामश्री कविता में चित्रात्मकता का गुण है। दूसरी बात, मानवीय गुणों का आरोप, यानी मानवीकरण अलंकार। मानवीय गुणों का आरोप यहां पर सभी जगह है, खासतौर से इस पंक्ति में। हसमुख हरियाली, हरियाली को हसमुख कहा गया है। हंसना, हसमुख होना किसका गुण है? मनुष्य का गुण है। और अलसाकर सोना, सुख से अलसाकर सोना, यह भी किसका गुण है? मनुष्य का। लेकिन यहां पर प्रकृति के अंगों पर उसका आरोप किया गया है, यानी मानवीय गुणों के आरोप का गुण भी इसमें है। तीसरा अलंकारिकता, यहां पर ह वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार है, और मानवीय गुणों का आरोप है तो मानवीकरण तो है ही, यानी ये गुण भी है। लेकिन वन सौंदर्य का चित्रण यहां नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला? ए चिदंबरा, बी गुंजन, सी ग्राम्या, डी लोकायतन। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1968 में पंत को चिदंबरा नामक उनकी कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इसमें उनकी 1937 से 1957 तक की जो कविताएं हैं वो संकलित हैं। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, मेघ आए कविता की विशेषता नहीं है। ग्रामीण परिवेश का चित्रण, वर्षाकालीन प्रकृति का चित्रण, मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग और पर्यावरण प्रेम। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि मेघ आए बहुत ही खूबसूरत, मेरी प्रिय कविताओं में से एक है। मेघ आए किसकी कृति है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है।
मेघ आए और इसमें उन्होंने ग्रामीण परिवेश में जब बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं तब किस तरह का दृश्य होता है, कैसे आनंद और उल्लास छा जाता है, उसका वर्णन किया है। और भरपूर मानवीकरण एक एक पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। बादलों के आने को इस तरीके से स्वागत किया गया है कविता में जैसे गांव में किसी के दामाद के आने पर, पाहुने के आने पर स्वागत किया जाता है। तो आपको एक बात तो इसमें भूलनी नहीं है किसी भी हालत में कि यहां पर मेघ को किसके रूप में माना गया है, पाहुन के रूप में माना गया है। कि कोई पाहुन शहर से गांव में आते हैं तो सारे गांव वालों में जिसके घर आए हैं उसके यहां तो आनंद उत्साह उल्लास होता ही है, स्वागत सत्कार होता ही है, लेकिन गांव का परिवेश आपस में इतना रचा बसा, संवेदनात्मक आत्मीयता के स्तर पर इतना घुला मिला होता है कि सभी को लगता है जैसे वे उस एक परिवार विशेष के दामाद नहीं बल्कि हम सब के दामाद, हम सब के अतिथि आए हैं। तो उस पूरे वातावरण को यहां पर साकार किया गया है और इसमें ग्रामीण परिवेश का चित्रण है, ये बात बिल्कुल सही है। वर्षाकालीन, क्योंकि बादलों का आना है तो वर्षा काल की प्रकृति का चित्रण है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग है क्योंकि जब बादलों को ही पाहुन माना गया है, जो पाहुन जो कि मनुष्य होते हैं, तो मानवीकरण अलंकार तो शीर्षक से ही अभिव्यक्त होता है। लेकिन यहां पर प्रकृति प्रेम तो है पर पर्यावरण प्रेम की कोई बात यहां नहीं की गई है। तो आंसर हुआ इस प्रश्न का डी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, बरस बाद सुधि लीनी पंक्ति किसने किससे कही? ये पंक्तियां भी मेघ आए कविता से हैं। बूढ़े पीपल ने बादल से, पेड़ों ने लता से, हवा ने लता से, किवाड़ की ओट से लता ने बादल से। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर हुआ डी। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जब बादल आते हैं तो क्या होता है, तेज हवा चलती है। तो कवि पूरा का पूरा दृश्य साकार कर रहे हैं और हवा के चलने से खिड़की और दरवाजे खुलने बंद होने लगते हैं। जो लताएं ऊपर चढ़ी हुई हैं दीवारों पर या वृक्षों पर, वे भी अलग अलग लहराने लगती हैं। तो उसी दृश्य के दौरान कवि देखते हैं कि एक लता किसी घर की दरवाजे पर चढ़ी हुई है, यानी किवाड़ पर चढ़ी हुई है, और हवा के चलने के कारण वो कभी उस किवाड़ तो खुलती बंद हो रही है, तो कभी तो वो लता बाहर किवाड़ के अंदर चली जाती है और कभी बाहर आती है। तो कभी कल्पना करते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो बादलों का स्वागत करने के लिए वो लता आनंद और उल्लास से लहरा रही है। और क्योंकि ग्रामीण युवतियों, ग्रामीण स्त्रियों का एक स्वभाव होता है कि वे पर्दे में रहती हैं, वे संकोच और लज्जा करती हैं, तो ऐसे कभी कल्पना करते हैं कि मानो लता, क्योंकि बादल पाहुन है, सम्माननीय है, परपुरुष हैं, इसलिए जब भी कोई स्त्री बात करेगी तो किवाड़ की ओट से बात करेगी। तो वो लता को एक स्त्री के रूप में कल्पित करते हैं कि किवाड़ की ओट से, क्योंकि किवाड़ के पीछे जा रही है बेल, तो किवाड़ की ओट से वो बादल से ये बात पूछ रही है कि बरस बाद, अब तो 1 साल बाद तुम्हें हमारी याद आई है। तो इस तरह से किवाड़ की ओट से लता ने ये सवाल बादल से, ये पंक्ति बादल से पूछी है। बहुत सुंदर मानवीकरण है। तो दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के विषय में आपको 2 बातें और ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरा सप्तक के कवि हैं, ये आपको भूलना नहीं है, प्रश्न पूछा जा सकता है। एक और बात, इनका एक कविता संग्रह है खूंटियों पर टंगे लोग। इस कविता संग्रह पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 2 बातें आपको भूलनी नहीं है। मेघ आए कविता के अतिरिक्त ये भी 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आगे चलते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? दोस्तों बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये राजेश जोशी की कविता है। इस कविता के विषय में हमें असंगत कथन छांटना है। इस कविता में बच्चों का बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा है। कवि समाज में विद्यमान वर्ग वैषम्य से पीड़ित है।
सी, कवि ने इस कविता में समाज की संवेदनहीनता को चित्रित किया है। डी, कवि ने अनेक सवाल उठाकर बच्चों के काम पर जाने की विडंबना को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों का बचपन छीन लिए जाने की जो पीड़ा है उसे राजेश जोशी ने बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। बच्चों का बचपन छीन लिए जाने का मतलब यह है कि जो उनकी खेलने कूदने की उम्र है उसमें वे काम पर जा रहे हैं, ये उनके जीवन की विडंबना है और इस विडंबना को देखकर कवि पीड़ित हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। समाज में विद्यमान वर्ग वैषम्य से पीड़ित यहां पर नहीं है कवि, ये इसका चित्रण यहां नहीं हुआ है, तो यही असंगत कथन है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कवि ने इस कविता में समाज की संवेदनहीनता को चित्रित किया है, ये बात बिल्कुल सही है। समाज की संवेदनहीनता किस दृष्टि से कवि को लग रही है? कवि को लग रही है कि अगर समाज संवेदनशील होता तो निश्चित रूप से जब छोटे छोटे बच्चे अपने खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र में काम पर जा रहे होते तो समाज को चोट पहुंचती और वो इस विडंबना को दूर करने के लिए प्रयत्न करता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, किसी को भी बच्चों की इस स्थिति का, जबकि उनका बचपन छीना जा रहा है, उन्हें काम के बोझ के नीचे लादा जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी समाज की संवेदनहीनता का यहाँ चित्रण है। कवि ने अनेक सवाल उठाकर बच्चों के काम पर जाने की विडंबना को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की है, ये कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे काम पर जा रहे हैं उसके संबंध में बहुत सारे सवाल राजेश जोशी ने उठाए हैं और ये स्पष्ट किया है कि ये हमारे समाज की सबसे त्रासद स्थिति है कि इस समाज में बच्चे काम पर जा रहे हैं जबकि उन्हें शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, जबकि उन्हें खेलने कूदने में समय बिताना चाहिए। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। बहुत ही सुंदर पंक्ति दोस्तों। पंक्ति में सवाल की तरह लिखे जाने का क्या अभिप्राय है? ऑप्शंस हैं, बच्चों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, बच्चों की इस स्थिति के कारण तलाश करने चाहिए ताकि उनका निराकरण किया जा सके, बच्चों को खेलने का अवसर देना चाहिए, बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है कि भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, पंक्ति में सवाल की तरह लिखे जाने का अभिप्राय क्या है? बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सवाल की तरह लिखे जाने का मतलब है कि बच्चों की इस स्थिति के कारण ढूंढने चाहिए बुद्धिजीवी वर्ग को, और ताकि उन कारणों को दूर करके समाधान किया जा सके और बच्चों के बचपन को उन्हें वापस लौटाया जा सके। तो आंसर हुआ बी। अब हमको एक और चीज समझने की जरूरत है दोस्तों, इसमें है भयानक है इसे विवरण की तरह लिखे जाना। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति का अर्थ है कि लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को काम पर जाते देख ये संवेदनाहीन समाज उसका वर्णन लिख रहा है, उस पर लेख लिख रहा है, लेकिन विडंबना क्या है, लेखक की पीड़ा क्या है? लेखक की पीड़ा है कि कोई भी बच्चों की इस स्थिति पर सवाल नहीं उठा रहा है। सवाल उठेंगे तो समस्या का समाधान होगा, यानी इस स्थिति से, इस त्रासद स्थिति से बच्चों को मुक्ति मिलेगी। तो विवरण की तरह लिख रहे हैं, इस पर निबंध और लेख लिखे जा रहे हैं, लेकिन जबकि इसे किस तरह लिखा जाना चाहिए? सवाल की तरह, यानी बच्चों के काम पर जाने को पर प्रश्न उठाए जाने चाहिए, उसके कारणों की जांच करनी चाहिए। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अब दोस्तों एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक कृति है राजेश जोशी की 2 पंक्तियों के बीच, इसको ध्यान में रख लेंगे। इस कृति पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये आपको ध्यान में रखना है, और ये पुरस्कार उन्हें मिला 2002 में। आगे चलते हैं। कवि छाया मत छूना कविता में पिछली स्मृतियों को भुलाने के लिए क्यों कह रहे हैं? छाया मत छूना कविता है दोस्तों गिरिजा कुमार माथुर की। गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवि हैं दोस्तों। ये जो तथ्य मैं बता रही हूं, आपसे बार बार कह रही हूं, आप इन्हें भूलेंगे नहीं, इनको नोट कर लेंगे और परीक्षा में जाते समय इनको दोहराकर जाएंगे। तो छाया मत छूना कविता में
पिछली स्मृतियों को भुलाने के लिए कवि क्यों कह रहे हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। विकल्प है, यह स्मृतियां मन को अधिक दुखी करेंगी, यह स्मृतियां आशा का संचार करेंगी, यह हमें लक्ष्य तक पहुंचने देंगी, इनमें बिछड़े आत्मीय जनों की पीड़ा है। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कवि कहते हैं कि छाया मत छूना रे मन, मन होगा दुखी दूना। तो इसलिए यानी वो क्यों मना कर रहे हैं कि छाया मत छूना, यानी छाया मत छूने का अर्थ क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो बीता हुआ समय है उसको अपने वर्तमान में उसकी छाया मत पड़ने देना, यानी अतीत में डूबकर, अपने अतीत की पीड़ाओं में डूबकर अपने वर्तमान को खराब नहीं करना। ये इस शीर्षक का अर्थ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये स्मृतियां मन को दुखी करेंगी और जब मन दुखी होगा तो व्यक्ति तरक्की के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकेगा। पहली बात, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले सकेगा। इसलिए कवि कह रहे हैं कि स्मृतियां मन को दुखी करेंगी, तो हे मन तू छाया मत छूना। तो आंसर हुआ इसका ए। अगला प्रश्न, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, पंक्ति से कवि का क्या अभिप्राय है। शरद रात्रि में चांद न निकलने पर दुख होता है। शरद रात्रि की चांदनी प्रिय के वियोग का दुख बढ़ाती है। शरद रात्रि में कमल के पुष्प न खिले तो दुख होता है। मनुष्य को समय पर चाहा गया सुख न मिलने पर दुख होता है। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। आप इन पंक्तियों की व्यंजना को समझिए कि शरद काल की, शरद ऋतु की जब चांदनी रात होती है तब चंद्रमा अपने पूर्ण सौंदर्य पर होता है, सबसे खूबसूरत लगता है। हम चांदनी रात में, यानी शरद काल की चांदनी रात में चंद्रमा के सौंदर्य को देखने के लिए अलग अलग जगहों की यात्रा भी हम लोग करते हैं। तो उस स्थिति में कह रहे हैं कि अगर शरदकालीन रात्रि आए, शरदकालीन रात्रि यानी जीवन में बहुत खूबसूरत समय आए, बहुत अच्छा आनंद और उल्लास का समय आए, लेकिन फिर भी चांद न खिले, यानी जो हम चाहते हैं हमारे आनंद में वृद्धि करे और उस समय हमारे पास होना चाहिए वो लक्ष्य भी हमें न मिले, तो क्या होगा, हमें दुख होगा। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि समय पर, जब व्यक्ति को समय पर जिस वस्तु की, जिस चीज की आवश्यकता है वो समय पर ना मिले और समय बीतने के बाद मिले तो उस वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। तो कवि वही कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को समय पर चाहा गया सुख ना मिले तो दुख मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अब गिरजा कुमार माथुर के विषय में एक और महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों को ध्यान में रखना है। उनकी एक रचना है, मैं वक्त के हूं सामने। इस रचना पर उन्हें 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं। मुरझा कर गिर रही पत्तियां किस भाव की संकेतक हैं। दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद की कविता है आत्मकथ्य, उससे ली गई पंक्तियां हैं। आत्मकथ्य कविता के विषय में मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताती हूं। प्रेमचंद और प्रसाद बहुत ही गहरे मित्र थे। प्रेमचंद ने एक हंस का संपादन कर रहे थे प्रेमचंद, और प्रेमचंद ने योजना बनाई कि वे आत्मकथ्य विशेषांक हंस का निकालेंगे और सभी कवियों और साहित्यकार जो उनके समकालीन थे उनसे कोई भी लेख या कोई भी कविता आमंत्रित करेंगे जो उनके जीवन की किसी भी अभिव्यक्ति से जुड़ी हुई हो, वास्तविक अभिव्यक्ति से जुड़ी हुई हो। वही बात उन्होंने जयशंकर प्रसाद से भी कही, जबकि वे उनके अभिन्न मित्र थे। लेकिन जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथ्य लिखकर नहीं दिया हंस में छपने के लिए। उसके बाद उन्होंने आत्मकथ्य कविता लिखी जरूर, और वही आत्मकथ्य कविता से संबंधित ये प्रश्न है, ये ध्यान रखना। लेकिन ये कविता हंस में प्रकाशित, हंस के जो आत्मकथ्य विशेषांक था उसमें प्रकाशित नहीं हुई। तो मुरझाकर गिर रही पत्तियां किस भाव की संकेतक है, यहां ये प्रश्न पूछा जा रहा है। जीवन की क्षणभंगुरता की, निराश जीवन की होना चाहिए दोस्तों यहां पर, अवसाद की, या उपर्युक्त सभी की। तो दोस्तों
प्रसाद ने इस आत्मकथ्य कविता में अपने जीवन की जितनी भी पीड़ाएं हैं, जितने भी संघर्ष हैं, उनकी सांकेतिक अभिव्यक्ति की है। पहली बात ये, वे व्यथित हैं, वे दुखी हैं, क्योंकि जीवन क्षणभंगुरता प्रकृति का नियम है, जीवन क्षणभंगुर है, जो व्यक्ति आता है उसे संसार से जाना ही पड़ता है। तो मुरझाकर पत्तियां, नई पत्तियां उगती हैं वृक्षों पर, एक समय तक वो बहुत अपनी चमक में पूरी रहती हैं, वातावरण को सुंदर बनाती हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब वे धीरे धीरे मुरझाकर क्रमशः सूख कर नीचे गिरने लगती हैं। ये इस बात का संकेत है ये पंक्ति कि जीवन क्षणभंगुर है। दूसरी बात, मुरझाना, क्योंकि व्यक्ति जब निराश होता है तब उसका चेहरा मुरझा जाता है, कुमला जाता है, तो मुरझाना निराश जीवन का भी संकेतक है, और जीवन में जो अवसाद, जो पीड़ा है, उसकी ओर भी संकेत करता है मुरझाना। तो ये तीनों बातों की संकेतक है ये पंक्तियां। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ। प्रसाद के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी, उनमें से जयशंकर प्रसाद एक है। दूसरी बात, उनकी कालजयी कृति है कामायनी, जो आपको भूलना ही नहीं है, और कामायनी पर उनको मिला था मंगला प्रसाद पारितोषिक। दोस्तों, ये मंगला प्रसाद पारितोषिक क्या था? जिस तरह से आज साहित्य के क्षेत्र में भारत में ज्ञानपीठ एक सर्वोच्च सम्मान है, उसी तरह से उस समय जब ज्ञानपीठ नहीं था तब मंगला प्रसाद पारितोषिक एक साहित्य का सर्वोच्च सम्मान माना जाता था, और कामायनी कृति पर जयशंकर प्रसाद को यही सम्मान मिला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। आगे चलते हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की, पंक्ति में रेखांकित शब्द का संकेतार्थ है असफल प्रेम, करुण कथा, गुदड़ी के समान तुच्छ जीवन, या फटे हुए वस्त्र। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कंथा का मतलब होता है गुदड़ी, लेकिन यहां पर गुदड़ी का वर्णन नहीं कर रहे हैं कवि केवल, तो शाब्दिक अर्थ तो हम ग्रहण करेंगे नहीं, और पूछा भी गया है संकेतार्थ। फटा हुआ जो वस्त्र है वो इसका शाब्दिक अर्थ हो सकता है, लेकिन यहां क्या पूछा गया है, आपको एक एक प्रश्न के एक एक शब्द पे गौर करना है, सांकेतिक अर्थ पूछा गया है। तो ये भी प्रश्न जो है वो प्रसाद की आत्मकथ्य कविता का है। तो यहां पर वो अपने जीवन को गुदड़ी के समान तुच्छ, जैसे गुदड़ी जो होती है फटी हुई, जिसको बार बार सिल लेते हैं, कोई वस्त्र फट जाता है उसे हम बार बार हाथ से सिल लेते हैं क्योंकि हमारे पास नया वस्त्र खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो वो गुदड़ी जिस प्रकार तुच्छ होती है, उसी तरह से प्रसाद कह रहे हैं कि मेरा जीवन भी बहुत तुच्छ है, एक साधारण एक आम आदमी की तरह का जीवन है और बहुत सारे संघर्षों से युक्त जीवन है। तो मेरे आत्मकथ्य के विषय में जानकर तुम क्या करोगे? क्या तुम चाहते हो कि मेरी जो गुदड़ी है जिसमें जगह जगह टांके लगे हुए हैं उसकी मरम्मत करने के, क्या उसकी सिलाई उधेड़ कर भी देखना चाहते हो? व्यंजना क्या है? व्यंजना ये है कि मेरा जो जीवन है उसके जो संघर्ष हैं यूं तो समाज के सबके सामने है, लेकिन फिर भी तुम मेरा आत्मकथ्य जानना चाहते हो, तो इस क्या तुम्हारा उद्देश्य ये है कि तुम मेरी पीड़ाओं को कुरेदना चाहते हो, मेरे जीवन में व्याप्त जो विसंगतियां हैं, जो दुख हैं, उनको और अधिक सामने लाना चाहते हो। प्रसाद ने इस कविता में एक पंक्ति में यह भी लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के दुख को सुनकर लोग उस पर हंसते भी हैं। तो वो सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अंधेरे में कविता के विषय में असत्य कथन कौन सा है? अंधेरे में आप सभी को मालूम है दोस्तों, मुक्तिबोध की कविता है। मुक्तिबोध प्रगतिवादी कवि और प्रगतिवाद से शुरू हुए तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक अज्ञेय के द्वारा संपादित सप्तकों में सबसे पहला सप्तक है तार सप्तक, तो उसमें उनकी कविताएं संकलित है। अब उनकी अंधेरे में एक बहुत लंबी कविता है जो फैंटेसी शिल्प में लिखी गई है, उसके बारे में यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, असत्य कथन पूछा गया है। यह कविता नाटकीय शिल्प में रचित फैंटेसी की कविता है, बिल्कुल सही है। यह कविता कवि के भूरी भूरी खाक धूल संग्रह में संकलित है, ये गलत है, यानी यही असंगत कथन है। इस कविता का मूल कथ्य व्यक्ति और जन के एकीकरण की समस्या से संबंधित है, ये बात बिल्कुल सही है। व्यक्ति और जन के एकीकरण की समस्या क्या है? हमारे समाज की मुक्तिबोध के अनुसार हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि व्यक्ति समाज से अपने आप को अलग समझता है, अपने स्वार्थ में डूबा रहता है और समाज से उसका कोई तालमेल नहीं होता। तो यहाँ जो जन शब्द है वो
समष्टि का प्रतीक है, यानी समूह का प्रतीक है, समाज का प्रतीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो व्यक्ति और समाज एक हो जाएं, प्रत्येक व्यक्ति यदि समाज का अपने स्वार्थ के घेरे से बाहर निकलकर समाज के विकास के विषय में सोचने लगे, कल्याण के विषय में सोचने लगे, तो एक बहुत सुंदर आदर्श समाज स्थापित किया जा सकता है। इस समस्या को यहां उठाया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। इस कविता में कवि ने सामाजिक विकृतियों और विसंगतियों से उत्पन्न अपनी वेदना को अभिव्यक्त किया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो भ्रष्टाचार है, जो प्रशासन में व्याप्त विसंगतियां हैं, जो कुछ भी बुरा है, रिश्वतखोरी, घूसखोरी और अखबारों में जो सूचनाएं जिस प्रकार बढ़ा चढ़ाकर करते हैं, उन सभी जो विकृतियां हैं समाज में व्याप्त, उन सभी पर यहां कटाक्ष किया गया है, व्यंग्य किया गया है। तो असंगत कथन है ये कविता, भूरी भूरी खाकदूल संग्रह में नहीं है, बल्कि चांद का मुंह टेढ़ा है। उनका एक कविता संग्रह है मुक्तिबोध का, चांद का मुंह टेढ़ा है। इस संग्रह में संकलित है उनकी अंधेरे में कविता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, अंधेरे में कविता के विषय में सत्य कथन कौन सा है? पिछले प्रश्न में असत्य कथन पूछा गया था, अब यहां सत्य पूछा गया है। इस कविता में कवि की परम अभिव्यक्ति की खोज का संघर्ष अभिव्यक्त हुआ है। परम अभिव्यक्ति क्या है? परम अभिव्यक्ति जो कि सत्य से जुड़ी हुई है, सद्भावनाओं से जुड़ी हुई है, जिसमें स्वार्थ वगैरह नहीं है, उस अपनी अच्छी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए जो संघर्ष है कवि का, उससे जुड़ा हुआ है। ये कथन बिल्कुल सही है। इस कविता में अभिव्यक्त संघर्ष दो स्तरों पर चलता है। कवि की रचनाशीलता के स्तर पर, यानी कवि जब लिखता है तब वो उसमें भी अपनी परम यानी श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करना चाहता है, और जब वो एक व्यक्ति के रूप में समाज में, इस परिवेश में जीता है, तब भी वो अपनी सद्भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करता है, और दोनों ही स्तरों पर वो महसूस करता है कि उसे संघर्ष करना पड़ रहा है, और उसी संघर्ष को यहां पर अभिव्यक्त किया गया है। और साहित्य में एक बिंदु पर आकर ये दोनों संघर्ष, यानी रचनाशीलता का संघर्ष और परिवेश में एक व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्ति की तरह, एक आदर्श व्यक्ति की तरह जीने का जो संघर्ष है, वो एक बिंदु पर आकर के मिल जाते हैं, उसकी अभिव्यक्ति हुई है। इस कविता में कवि ने परिवेश में व्याप्त अवसरवादिता, समझौता परस्ती, यहां कॉमा लगा देंगे, यहां भी कॉमा, चतुराई, ओछे स्वार्थ, शोषण, सत्ता के छल प्रपंच, घिनौनी साजिशों से पीड़ित जन की स्थिति का पर्दाफाश किया है। यानी ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ये जो तीनों बिंदु हैं, खासतौर से इन तीनों बिंदुओं को आपको कंठस्थ कर लेना है। मूल संवेदना से संबंधित ये प्रश्न है, ताकि अंधेरे में कविता यदि आपको नहीं भी समझ में आ रही है, क्योंकि बहुत कठिन कविता है दोस्तों, मैं समझ सकती हूं आपकी पीड़ा, तो इन तीन बिंदुओं को यदि आप ध्यान में रख लेंगे, और चौथा बिंदु कि वो चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है ये कविता, ये चार बिंदु आप ध्यान में रखेंगे तो आप कोई भी प्रश्न गलत नहीं कर सकेंगे अंधेरे में कविता से संबंधित। और एक और बात आपको क्या याद रखनी है, ये फैंटेसी शिल्प में लिखी गई कविता है। फैंटेसी क्या होती है? फैंटेसी होती है जब एक कल्पना लोक का निर्माण करता है कवि, और उस कल्पना लोक में काल्पनिक कथा चलती है, और उसके माध्यम से वो समाज में, वर्तमान समाज में सचमुच में जो बुराइयां व्याप्त हैं उन पर चोट करता है, उन पर संकेत करता है। तो ये होता है फैंटेसी। तो फैंटेसी शिल्प को ध्यान में रखना है, चांद का मुंह टेढ़ा है को याद रखना है, और ये तीनों बिंदु आपको याद रखने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि काव्य रचना, वो तो मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ वाले कवि थे, यानी उन्होंने कभी शिक्षा प्राप्त ही नहीं की। तो काव्य रचना उनका प्राथमिक लक्ष्य नहीं था, उनका प्राथमिक लक्ष्य था धर्म और समाज में व्याप्त विकृतियों को पर चोट करना, उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, यह भी बिल्कुल सही है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया, यह भी बिल्कुल सही है। यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। आगे चलें। दुल्हिन गावहु मंगलाचार, मंगलाचार आ की मात्रा रह गई है। दुल्हिन गावहु मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? साहचर्य जन्य प्रेम, सहज प्रेम, विषम प्रेम या दाम्पत्य प्रेम? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यहां पर परमात्मा को
प्रियतम के रूप में, पति के रूप में देखा गया है। देखिए पहली पंक्ति है ये, दुल्हन गावहु मंगलाचार। दूसरी पंक्ति में कबीर लिखते हैं, हमारे घर आए राजा राम भरतार। भरतार मतलब प्रियतम, पति। तो यहाँ पर परमात्मा को किसकी तरह, राजा राम यानी परमात्मा को किसकी तरह देखा गया है, प्रियतम की तरह। और प्रियतम और प्रियतमा का जो संबंध है वो किसके अंतर्गत आता है, दाम्पत्य प्रेम के अंतर्गत आता है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। और एक बात इस पद के विषय में आपको ध्यान रखनी है कि इसमें सांग रूपक अलंकार है, प्रश्न पूछा जा सकता है, और दाम्पत्य के प्रतीकों का सुंदर प्रयोग है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे चलें। आए जोग सिखावन पांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत, धनिया धान कुम्हाडे। इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ, यानी ये जो तीन शब्द लिए हैं उन्होंने, धनिया धान कुम्हाडे, इनका व्यंग्यार्थ यानी इनसे इनका सांकेतिक अर्थ क्या है। धनिया धान और कुम्हाडा, प्रेम भक्ति साधना, निर्गुण साधना और योग साधना, भक्ति प्रकृति और ज्ञान, या कृषि उपज हृदय के भाव और साधना। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप सभी जानते हैं भ्रमर गीत किस प्रसंग पर आधारित है, कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं और बहुत समय तक गोपियां उनके विरह में व्याकुल रहती हैं, लेकिन वे उनकी कोई खोज खबर नहीं लेते। इधर उनके मित्र हैं, अभिन्न मित्र हैं उद्धव, वो देखते हैं कि निर्गुण ब्रह्म के उपासना में लीन वे थोड़े अहंकारी हो गए हैं, तो उन्हें लगता है कि इन्हें गोपियों के पास भेजकर उद्धव को प्रेम भक्ति का संदेश दिया जाना चाहिए। तो वे उद्धव को इस बहाने से गोपियों के पास भेजते हैं कि तुम उन्हें मेरा प्रेम का संदेश तो देना ही, साथ ही उनको निर्गुण की पट्टी पढ़ाना, ताकि वो मुझे भूलकर मेरी वियोग की पीड़ा से मुक्त हो जाए। उद्धव वहां पहुंचते हैं और उन्हें गोपियां आड़े हाथ लेती हैं। उसी प्रसंग में जब वो उन्हें योग सिखाने की बात करते हैं तो गोपियां कहती हैं, आए जोग सिखावन पांडे, के उद्धव जो पांडे हैं वो हमें योग सिखाने आ गए। लेकिन ये उद्धव इतने भोले हैं, इतने मूर्ख हैं कि ये समझते ही नहीं है कि धनिये की फसल, धान की यानी चावल की फसल, और कुम्हाड़े की फसल, ये तीनों फसल अलग अलग वातावरण में अलग अलग प्रकार की भूमि पर उत्पन्न होती हैं। तो ये तीनों बिल्कुल परस्पर विरोधी जो फसलें हैं ये एक साथ उत्पन्न नहीं होती। अब इन तीनों का सांकेतिक अर्थ क्या है, प्रेम भक्ति की साधना, निर्गुण की साधना और योग की साधना, ये तीनों साधनाएं एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि जिन गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति अथाह प्रेम है, वे गोपियां भला निर्गुण की साधना और योग साधना में अपने आप को कैसे लीन कर सकती हैं, ये इसका सांकेतिक अर्थ है। तो आंसर हुआ इसका बी। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है। वैशिष्ट्य यानी प्रमुख विशेषता, कृष्ण का लीला वर्णन, उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद, राधा कृष्ण का प्रेम और संयोग श्रृंगार। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उपालंब का मतलब होता है उलाहना, ताना देना। तो जब वो उनको निर्गुण से ज्ञान का उपदेश देने लगते हैं उद्धव, तब गोपियां उन्हें जो ताने देती हैं उसका बहुत ही खूबसूरत वर्णन भ्रमर गीत के पदों में मिलता है। तो यही भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य है। तो आगे इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आगे चलें। इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सतसई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सतसई में देखने को मिलता है। अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त है। सतसई में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह गलत है। यहां पर आलंबन रूप में नहीं बल्कि उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण है, पहली बात। दूसरी बात, यह कथन सत्य है कि बिहारी के जो दोहे हैं, बिहारी सतसई के, वो उनके लोक ज्ञान का परिचय देते हैं, उनके काव्य शास्त्र संबंधी ज्ञान का परिचय देते हैं और उनके शास्त्रीय ज्ञान का, यहां तक कि ज्योतिष आदि का परिचय भी उनके दोहों से मिलता है। अनुभवों के चित्रण में बिहारी को कुशलता हासिल थी, इसका प्रमाण उनका एक दोहा है जिसमें वो बहुत ही खूबसूरती से अनुभवों का चित्रण करते हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजयात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। सतसई में साहित्यिक ब्रजभाषा है, इसका भी बिल्कुल सही, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। आगे चलें। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुए। बिहारी के इस दोहे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि ये बिहारी सतसई का पहला दोहा है, सबसे पहला दोहा। प्रश्न पूछ लिया जा सकता है।
अब इसके विकल्प हैं कृष्ण की स्तुति और अनुप्रास अलंकार, कृष्ण की स्तुति और यमक अलंकार, राधा की स्तुति और विभावना अलंकार, या राधा की स्तुति और श्लेष अलंकार। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राधा जी की स्तुति की गई है। देखिए पंक्ति को, मेरी भव बाधा हरो, यानी मेरे जो सांसारिक कष्ट हैं उनका हरण करो। कौन हरण करो? राधा नागरी सोई, राधा जो नागरी है, जो स्त्री हैं, हे देवी आप मेरी सांसारिक कष्टों को दूर करो। दूसरी बात, कौन सी राधा नागरी? जा तन की झाई पड़े, जिनके तन की झाई पड़ने पर, प्रतिबिंब पड़ने पर श्याम हरित द्युति होए, श्याम जो हैं उनके तन की झाई पड़ने पर श्याम यानी श्री कृष्ण, हरित यानी हरे रंग के हो जाते हैं, हरे रंग। श्लेष अलंकार कब होता है? जब एक शब्द का अलग अलग प्रसंगों में कई अर्थ निकलते हैं तो श्लेष अलंकार होता है। तो यहां पर झाई, श्याम और हरित में के अलग अलग अर्थ हैं, इनमें सब में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। तो झाई का एक अर्थ तो हुआ तन का प्रतिबिंब पड़ना, ठीक है, तन प्रतिबिंब ही है अर्थ, लेकिन अलग अलग संदर्भ में तन में पड़ना, आंखों में पड़ना और हृदय पर पड़ना। तो एक अर्थ तो इसका ये हुआ तन की झाई पड़ने पर, यानी जब शरीर, क्योंकि गोरे रंग की है, सुनहरा रंग है राधिका का, और जब उसका उनके तन का प्रतिबिंब श्री कृष्ण पर पड़ता है जो श्याम वर्ण के हैं, यानी नीले वर्ण को यहाँ श्याम वर्ण कहा गया है। तो दोस्तों ये रंगों का नियम है कि जब नीले में पीला रंग मिलाया जाता है तो हरे रंग का हो जाता है। तो रंग संबंधी ज्ञान का परिचायक है बिहारी के ये दोहा। तो पहला अर्थ तो ये हुआ। दूसरा अर्थ क्या हुआ? जा तन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए, कि जिस तन की का प्रतिबिंब दृष्टि पर पड़ने पर, श्री कृष्ण की दृष्टि में जब उनका प्रतिबिंब पड़ता है तो वे क्या हो जाते हैं? हरित का अर्थ दूसरा हुआ हरे भरे हो जाते हैं, हरे भरे यानी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तीसरा अर्थ क्या हुआ? तीसरा अर्थ है हृदय पर प्रतिबिंब पड़ना। तो जिस तन की जब हृदय पर प्रतिबिंब पड़ता है तो श्याम, यानी श्याम का तीसरा अर्थ क्या हुआ? कलमश, यानी पाप और बुराइयों से भरा हुआ जो हृदय है, पाप और बुराइयों से जो भरा हुआ हृदय है भक्त का, यदि वो भक्ति करता है और उसके हृदय पर श्री राधा जी का प्रतिबिंब पड़ता है तो उसके सारे जो कलमश है वो हरित, उसकी द्युति, उसकी चमक का हरण हो जाता है, यानी सारी बुराइयां उसके हृदय की दूर हो जाती हैं। तो कौन सा कथन सही हुआ? राधा की स्तुति की जा रही है और श्लेष अलंकार। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, महाराज शिवाजी के आतंक से किनका हृदय भयभीत रहता है? उत्तर भारत के राजाओं का, मुगल स्त्रियों का, दिल्ली निवासियों का और औरंगजेब का। तो आइए कूट देखते हैं। हम पढ़ चुके हैं भूषण के, आपने पढ़ी होंगी शिवा बावनी, हम पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी। तो हमने पढ़ा था कि मुगल स्त्रियां और दिल्ली निवासी दोनों भयभीत होते हैं, यानी बी और सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो बी और सी दोनों, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो यहां पर आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, कवि भूषण के अनुसार शिवाजी के क्रोध से कौन बच सका है? जिसने स्त्रियों का सम्मान किया, जो हिंदू धर्म का अनुयायी है, जिसने शिवाजी के समक्ष अपनी दीनता स्वीकार कर ली, जो रणभूमि से डरकर भाग गया। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कवि भूषण ने अपने उस छंद में लिखा है कि जो शिवाजी के समक्ष अपनी दीनता प्रकट कर लेते हैं, यानी उनकी आधीनता स्वीकार कर लेते हैं, उनका प्रभुत्व स्वीकार कर लेते हैं, वही शिवाजी के क्रोध से बच पाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता का प्रतिपाद्य है। इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है। महादेवी वर्मा की कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली। और दोस्तों महादेवी वर्मा को यामा, उनकी जो कविता है उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, कविता संग्रह है उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसमें स्त्री के सामाजिक प्रदेय और श्रेय को रेखांकित किया गया है। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है। ये कहा गया है स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती रहती है। तो इस बात को यहां पर स्पष्ट किया गया है। और आइए अब कूट देखते हैं। पहले इसको समझ लें कि इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात यहां पर नहीं है। स्त्री के सामाजिक प्रदेय और श्रेय को भी यहां पर यह कि स्त्री ने क्या क्या किया समाज के लिए वो भी नहीं बताया गया है।
कवयित्री ने क्या बताया गया है कि स्त्री का जीवन दुख में बीतता है, यानी दुख से भरा हुआ रहता है, और फिर भी वो अपने आंसुओं को जो बहाती है उनको बेकार नहीं जाने देती, उसी से वो नव निर्माण करती है। तो ये सी और डी जो कथन है वो पूरी तरह से सही है। तो चलिए कूट देखते हैं, सी और डी, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। और दोस्तों एक और तथ्य आपको ध्यान में रखना है कि इनकी ये जो कविता है, मैं नीर भरी दुख की बदली, उनके कविता संग्रह सांध्य गीत में संकलित है। प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। निहार, दीपशिखा, नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, निहार, रश्मि, नीरजा, नीरजा, निहार, रश्मि, दीपशिखा, या फिर निहार, रश्मि, नीरजा और दीपशिखा। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। निहार का प्रकाशन वर्ष है 1930, रश्मि है 1932, नीरजा है 1934 और दीपशिखा है 1942। तो क्रम बिल्कुल सही यही है। तो आंसर हुआ डी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। निम्नलिखित में से दिनकर की कृति और पुरस्कार से संबंधित कौन सा विकल्प असुमेलित है? कुरुक्षेत्र काशी नागरी प्रचारिणी सभा पुरस्कार, संस्कृति के 4 अध्याय साहित्य अकादमी पुरस्कार, उर्वशी ज्ञानपीठ पुरस्कार, रश्मिरथी भारत भारती सम्मान। तो दोस्तों ये तीनों विकल्प सुमेलित हैं। कुरुक्षेत्र पर उन्हें काशी नागरी प्रचारिणी सभा पुरस्कार मिला दिनकर को, संस्कृति के 4 अध्याय पर उन्हें साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया और उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उससे सम्मानित हुए वे, लेकिन रश्मिरथी पर उन्हें भारत भारती सम्मान नहीं मिला। तो जो सुमेलित नहीं है विकल्प वो है डी, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। आगे चलें। भगवान के डाकिये कविता के माध्यम से कवि दिनकर ने क्या संदेश दिया है? अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का, भेदभाव रहित होकर सभी के साथ प्रेम और सद्भाव का व्यवहार करने का, हर स्थिति में अपने देश की प्रतिष्ठा की रक्षा करने का और सांस्कृतिक मर्यादाओं का पालन करने का। तो दोस्तों भगवान के डाकिये कविता के माध्यम से कवि दिनकर ने बी विकल्प बिल्कुल सही है, भेदभाव से रहित होकर, यानी जाति, धर्म, संप्रदाय और भाषा, यानी क्षेत्रफल, हमारी देश की सीमा ये है, हमारे देश की सीमा ये है, इन सब बंदिशों में बंधकर हम प्रेम और सद्भाव का जीवन नहीं जी सकते। लेकिन कवि ने कहा है कि हमें भेदभाव रहित होकर सभी के साथ प्रेम और सद्भाव का व्यवहार करना चाहिए। तो आंसर हुआ इस प्रश्न का बी। अगला प्रश्न, शिव मंगल सिंह सुमन का उनकी किस कृति के लिए साहित्य, शिव मंगल सिंह सुमन को, पिछले प्रश्न के विषय में दोस्तों एक बात और ध्यान में रखनी है कि भगवान के डाकिये उन्होंने किसको कहा है? पक्षी और बादल को। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भगवान के डाकिये कविता में कवि दिनकर ने कहा है कि जिस तरह से देश की सीमाओं को लांघ कर, कभी अमेरिका पक्षी बादल, कभी अमेरिका, कभी फ्रांस, कभी जर्मनी, कभी अफ्रीका, कहीं कहीं चले जाते हैं और किसी भी देश की सीमा पर से बंधन में नहीं महसूस करते, यानी सीमाओं से ऊपर उठते हैं। उनके लिए ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई संप्रदाय है, ना कोई भाषा का भेदभाव है। उसी तरह से ये भगवान के दूत हैं, भगवान के डाकिये हैं, बादल और पक्षी। इन्हीं की तरह हम मनुष्यों को भी सभी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम और सद्भाव के संदेश में का व्यवहार प्रेम और सद्भाव का व्यवहार करना चाहिए। तो ये बात आपको और ध्यान रखनी है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। शिव मंगल सिंह सुमन को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विंध्य हिमालय, पर आंखें नहीं भरी, मिट्टी की बारात, कटे अंगूठों की बंधन बारें। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शिव मंगल सिंह सुमन के विषय में एक बात यह कि वे प्रगतिवादी कवियों में गिने जाते हैं। दूसरी बात यह कि इनकी जो कृति है मिट्टी की बारात, इस पर इन्हें 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बात आपको भूलनी नहीं है। तीसरा और एक और महत्वपूर्ण तथ्य, ये मिट्टी की बारात आखिर है क्या? मिट्टी की बारात का मतलब है दोस्तों कि जब नेहरू जी की पत्नी श्रीमती कमला नेहरू का निधन हुआ था, तब नेहरू जी ने उनकी अस्थियां
गंगा में प्रवाहित नहीं की थी और उन्होंने ये कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी अस्थियां और श्रीमती कमला नेहरू की अस्थियां एक साथ गंगा में प्रवाहित की जाएं। तो यहां मिट्टी की बारात का अर्थ है नेहरू जी की मृत्यु के समय कमला नेहरू की जो उतने समय से रखी हुई थी अस्थियां, वे और नेहरू जी की दोनों की अस्थियों को सम्मान पूर्वक प्रयाग में प्रवाहित किया गया। उसी प्रक्रिया पर यहाँ मिट्टी की बारात है, उनका एक काव्य रूपक है, उसमें इस बात का चित्रण किया गया है। ये बात आपको भूलनी नहीं है। तो साहित्य अकादमी 1974 में है, ये पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए शिवमंगल सिंह सुमन, और उसके बाद इन्हें 1999 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। यानी 1974 में ही साहित्य अकादमी है, 1974 में ही पद्मश्री है और 1999 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये कुछ एक बिंदु हैं जो आपको शिवमंगल सिंह सुमन के विषय में नहीं भूलने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, शिवमंगल सिंह सुमन कृत पथिक से किस प्रकार की कविता है? संदेशपरक, भावपूर्ण, व्यंग्यात्मक या प्रतीकात्मक? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पथिक से जो कविता है शिवमंगल सिंह सुमन की, वो एक संदेश परक कविता है। अब क्या संदेश है ये भी आपको पता होना चाहिए। शिवमंगल सिंह सुमन ने इस पथिक कविता के माध्यम से ये कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने वाला पथिक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में संघर्ष आते हैं, असफलताएं मिलती हैं और हम निराश हो जाते हैं। तो उन्होंने संदेश दिया है कि जीवन में कितनी भी संघर्ष आए, कितनी भी निराशा के पल आए, कितनी भी असफलताएं आए, हमें उनसे प्रभावित हुए बिना आगे निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। दूसरी बात, कभी कभी असफलता मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि असफलता मिलने पर हमें फिर से प्रयत्न नहीं करना, बल्कि हमें दोबारा से उस काम को करने का प्रयत्न करना है। ये उसमें निहित एक संदेश है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात उन्होंने एक और कही है कि कई बार जब हम जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे होते हैं अपने लक्ष्य की ओर, तो हमें बहुत सारे सांसारिक आकर्षण लुभाते हैं जिससे कि हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो हमें न केवल संघर्षों से घबराना है, बल्कि उन सांसारिक आकर्षणों में बंध कर अपने लक्ष्य को भूलना नहीं है। ये तीन संदेश यहां पर कवि के द्वारा दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कृति भगवती चरण वर्मा की नहीं है? चित्रलेखा, दो बांके, अतीत के गर्त से और मृगनयनी। तो दोस्तों ये तीनों कृतियां भगवती चरण वर्मा की हैं। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मृगनयनी एक उपन्यास है और वो किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इनकी एक रचना है भूले बिसरे चित्र, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न, दीवानों की हस्ती नामक कविता में कवि ने दीवाना शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त नहीं किया है? नहीं को भूलेंगे नहीं। ये भगवती चरण वर्मा की कविता है। अब किन लोगों के लिए दीवाना शब्द इस्तेमाल किया है ये देखना है। बेफिक्र लोगों के लिए, सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करने वाले लोगों के लिए, सभी से उनकी मनोवृत्ति के अनुकूल व्यवहार करने वाले लोगों के लिए, सभी पर स्वच्छंद प्यार लुटाने वाले लोगों के लिए। तो इनके लिए किया है दीवाना, इनके लिए किया है और इनके लिए। लेकिन सी यानी मनोवृत्ति के अनुकूल, सभी से जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने वाले अवसरवादी लोगों के लिए दीवाना शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो आंसर हुआ सी। और आपको ध्यान में रखना है कि दीवाना शब्द किन के लिए? जो बेफिक्र लोग हैं उनके लिए। दूसरी बात, जो सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करते हैं उनके लिए दीवाना शब्द है। और सभी पर स्वच्छंद भाव से बिना किसी भेदभाव के प्यार लुटाते हैं उनके लिए दीवाना शब्द कवि ने इस्तेमाल किया है। तो आंसर हुआ सी। आगे चले। नदी के द्वीप कविता के मूल भाव के संबंध में सही कथन कौन सा है? दोस्तों सबसे पहली बात, अज्ञेय की कविता है नदी के द्वीप, और हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह में संकलित है।
तो इस कविता में क्या है, नदी के द्वीप एक प्रकृति चित्रण प्रधान कविता है जिसमें द्वीप को नदी का अंग बताते हुए उसके स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। हमें सत्य कथन ढूंढना है। बी, नदी के द्वीप कविता में नदी निरंतरता और प्रगति की प्रतीक है और द्वीप जड़ता और अवरोध का प्रतीक है। नदी के द्वीप कविता में बताया गया है कि धारा की तरह निरंतर प्रवाहमान रहने पर व्यक्ति की कुंठाएं समाप्त हो जाती हैं और उसका व्यक्तित्व अत्यंत परिष्कृत रूप में सामने आता है। डी, नदी के द्वीप कविता में बताया गया है कि जिस प्रकार नदी द्वीप नदी से बनकर भी अपना विशिष्ट व्यक्तित्व बनाए रखता है, उसी प्रकार व्यक्ति भी समाज से निर्मित होकर विशिष्ट व्यक्तित्व से अपनी पहचान बनाता है। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां कुंठाओं की कोई बात नहीं है और ना ही द्वीप को जड़ता और अवरोध का प्रतीक बताया गया है, यह भी गलत है। और ना ही द्वीप को नदी का अंग बताते हुए उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है। द्वीप को नदी का अंग तो बताया गया है, नदी से निर्मित बताया गया है, लेकिन उसके स्वरूप का वर्णन करना कवि का उद्देश्य नहीं है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। आंगन के पार द्वार, धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा है या सदा नीरा। तो दोस्तों आंगन के पार द्वार, ऐसा कोई घर आपने देखा है और सदा नीरा, ये तीनों कविता संग्रह अज्ञेय के हैं। धरती उनका नहीं है। धरती कविता संग्रह प्रगतिवादी कवि त्रिलोचन शास्त्री का है। ये उनका पहला कविता संग्रह है जो 1945 में प्रकाशित हुआ। शेष तीनों कविता संग्रह अज्ञेय के हैं और अज्ञेय को आपको एक और तथ्य ध्यान में रखना है। अज्ञेय को आंगन के पार द्वार पर 1964 में साहित्य अकादमी मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और कितनी नावों में कितनी बार पर, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये मिला 1964 में और ये मिला 1978 में। आगे चलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं के विषय में असंगत कथन छांटिए। उनकी कविताओं में गंभीर विषय को भी सरल शैली में प्रस्तुत किया गया है। उनकी राष्ट्र प्रेम की कविताओं में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की गहरी छाप दिखाई देती है। उनकी समस्त कविताएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। त्रिधारा और मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान के दो कविता संग्रह हैं। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने गंभीर से गंभीर विषय को सरल भाषा में प्रस्तुत किया है, ये कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्र प्रेम की कविताओं में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहरी छाप है, ये भी सही है, लेकिन ये कथन गलत है। उनकी सारी कविताएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत नहीं है, बल्कि वात्सल्य और ममता की भावनाएं भी उनकी कविताओं में देखने को मिलती हैं। तो ये कथन गलत है, क्योंकि हमारे कोर्स में जो है दोस्तों पानी और धूप कविता, वो भी वात्सल्य की झलक उसमें भी हमें देखने को मिलती है। त्रिधारा और मुकुल उनके दो कविता संग्रह, ये कथन बिल्कुल सही है। और आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, इनकी मिला तेज से तेज इनकी जीवनी है, जो इनकी पुत्री ने उनके निधन के बाद प्रकाशित की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, और इनकी पुत्री का नाम है सुधा चौहान। यह भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। आगे चलते हैं। पानी और धूप कविता में बालक ने मां से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न नहीं पूछा? बादल के घड़े किसने फोड़े? सूरज ने अपने घर का दरवाजा क्यों बंद कर लिया? बादल काका की तरह गरज कर किसे डांट रहे हैं? मैं तलवार चलाना कब सीखूंगा? तो दोस्तों ये तीनों प्रश्न बालक ने मां से पूछे कि बादल के घड़े किसने फोड़े, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। सूरज ने अपने घर का दरवाजा क्यों बंद कर लिया, ये भी पूछा। बादल काका की तरह गरज कर किसे डांट रहे हैं कि किसने मां का कहना नहीं माना, ये प्रश्न भी उसने पूछा। लेकिन मैं तलवार चलाना कब सीखूंगा, ये प्रश्न बालक ने नहीं पूछा। उसने क्या कहा था? जब बिजली चमकी तो उसे लगा कि बिजली के घर में तलवारें चल रही हैं और हर बार खाली जा रहा है। इसका मतलब है कि बिजली के बच्चों को तलवार चलाना नहीं आता, इसलिए वो अपनी मां से कहता है कि मैं उन बिजली के घर जाकर उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखाकर आऊंगा, तब वो एक चमकीली सुंदर सी तलवार मुझे देगी और फिर हमारे घर से कोई भी काका को बंदी बनाकर नहीं ले जा सकेगा। यानी यहां पर ब्रिटिश शासन के अत्याचारों की ओर भी संकेत किया गया है। तो ये प्रश्न बालक ने नहीं पूछा, आंसर है डी। अगला प्रश्न,
नागार्जुन के विषय में असंगत कथन है। नागार्जुन प्रगतिवादी कवि के रूप में विख्यात है। नागार्जुन मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से लिखते थे तथा उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। युगधारा नागार्जुन का पहला व्यवस्थित कविता संग्रह है जो 1953 में प्रकाशित हुआ। नागार्जुन का साहित्यिक सिद्धांत आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। ये कथन गलत है। बाकी तीनों कथन नागार्जुन के विषय में सही है कि वे प्रगतिवादी कवि हैं। मैथिली भाषा में उन्होंने यात्री उपनाम से रचनाएं लिखी। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था और युगधारा उनकी पहला व्यवस्थित कविता संग्रह है, 1953 में प्रकाशित हुआ। तीनों सही हैं, लेकिन डी गलत है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का सिद्धांत प्रेमचंद का है जो उनके उपन्यासों में देखने को मिलता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। आगे चलते हैं। अकाल और उसके बाद कविता में चित्रण है शोषित वर्ग का, नष्ट हुई फसल की वेदना का, भूख से जूझते हुए परिवार का या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये भी अकाल और उसके बाद नागार्जुन की कविता है और ये कविता उनकी संकलित है सतरंगे पंखों वाली में कविता संग्रह में। इस कविता में चित्रण है भूख से जूझते परिवार का। और दोस्तों आंसर हुआ इसका सी। दूसरी बात यह है कि नागार्जुन की जो पहली कविता है वो है राम के प्रति। ये भी आपको पता होना चाहिए। 1934 में ये कविता विश्व बंधु में जो पत्र था उसमें प्रकाशित हुई थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो भूख से जूझते परिवार का चित्रण है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके पास। इस तरह से ये कविता शुरू होती है। तो आपको ध्यान रखना है भूख से जूझते परिवार का यहाँ चित्रण किया गया है। तो आंसर हुआ सी। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा कविता संग्रह मंगलेश डबराल का नहीं है? पहाड़ पर लालटेन, मेरा समर्पित एकांत, आवाज भी एक जगह है और हम जो देखते हैं। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मेरा समर्पित एकांत मंगलेश डबराल का कविता संग्रह नहीं है। शेष तीनों मंगलेश डबराल के हैं। ये है श्री नरेश मेहता का कविता संग्रह। और दोस्तों एक और खास बात मैं आपको बताऊं, नरेश मेहता के इस कविता संग्रह के 2 खंड हैं। पहले खंड में 19 कविताएं संकलित हैं, 19 कविताएं, और दूसरे खंड में उनकी एक लंबी कविता है समय देवता, वो संकलित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आगे चलें। मंगलेश डबराल कृत संगतकार कविता के विषय में असंगत कथन छांटिए। संगतकार कविता का रचनाकाल 1995 माना गया है। यह कविता मुख्य गायक और संगतकार के मध्य से प्रत्येक महान कार्य में मुख्य नायक के सहयोगियों के महत्व को रेखांकित करती है। हमें असंगत कथन छांटना है, यह भी आपको भूलना नहीं है। यह कविता स्पष्ट करती है कि किसी भी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए सामर्थ्य जरूरी है, सहयोग नहीं। इस कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि विफल कार्य को भी फिर से शुरू किया जा सकता है। तो असंगत कथन ऐसी, क्योंकि यहां पर कवि ने बताया है कि किसी भी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए सामर्थ्य के साथ सहयोग भी जरूरी है। संगतकार का मतलब है जब कोई गीतकार गीत गाता है तो उस पर तबले आदि जो वाद्य यंत्र होते हैं उन यंत्रों पर उसके गायन के साथ तालमेल बिठाने वाले को संगतकार कहते हैं। और गीत की का प्रभाव तभी बढ़ता है जब वो अकेला गाया जाता है, तब उतना नहीं बढ़ता, जबकि जब पूरे वाद्य यंत्र उसके साथ तालमेल बिठाते हैं तब बढ़ता है। तो इस उदाहरण के माध्यम से मंगलेश डबराल ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो अकेला वो व्यक्ति उस कार्य को अंजाम सफलता का तक पहुंचाने वाला नहीं होता, बल्कि उसके जो सहयोगी उस कार्य में होते हैं वे भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए सहयोग जरूरी नहीं है, ये बात यहां नहीं कही गई, बल्कि सामर्थ्य के साथ सहयोग जरूरी है, ये कहा गया है। तो ये असंगत कथन है। आंसर हुआ सी। अब दूसरी बात ये कि मंगलेश डबराल की एक कृति है हम जो देखते हैं। इस कृति पर उन्हें सन 2000 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आगे चलें। तो दोस्तों ये हुआ आज का सत्र। आज के सत्र में हमने पूरी कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा कविताओं पर ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको संकलित कर पूरी कविताओं की एक पृष्ठभूमि आपको दे दी जाए, ताकि परीक्षा से पहले इन कविताओं पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके और आपका दोहरान कार्य हो सके। उम्मीद करती हूं कि आशीर्वाद स्वरूप बनाया गया ये जो सत्र है, दोहरान सत्र, ये आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा। आपका पथ प्रशस्त हो, आपको सफलता मिले, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।